हमारे मेहमान हैं तौसीफ़ अख्तर, जो गज़ल गायकी का एक बहुत ही अहम और मोतबर नाम है। आज इनसे हम गज़ल गायकी के हवाले से कुछ अहम गुफ्तगू करेंगे और कुछ जानना चाहेंगे। तौसीफ़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया है, आपका खैर मकदम है। तौसीफ़ साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्लासिकल मौसीकी की तालीम आपने पहले हासिल की, फिर वहाँ से आप लाइट क्लासिकल मौसीकी की तरफ आ गए। ये सफ़र किस तरह, क्या लाइट क्लासिकल मौसीकी आवाम में ज़्यादा मकबूल है, क्लासिकल मौसीकी को सुनने वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए हैं? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब मेरी तालीम शुरू हुई तो ये मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि किसी भी तरह का आप म्यूज़िक करें, कोई भी आप सिलेक्ट करें जॉनरा, चाहे वो गज़ल हो या फोक हो या कव्वाली हो, उसका बेस तो क्लासिकल में ही है। बिल्कुल। मुझे याद है, मेरे उस्ताद दिलशाद खां साहब किराना घराने से, वो मुझे कहते थे कि बेटा दूध पहले पी लो, फिर उसमें से खीर भी बन जाएगी, उसमें से रसमलाई भी बन जाएगी, उसमें से आइसक्रीम, छाछ, जो आप बनाना चाहो। तो क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो तो फाउंडेशन है हमारे इंडियन म्यूज़िक का। तो मेरे वालिद मोहतरम वो चाहते थे कि मैं अपनी तालीम बाकायदा सलीक़े से लूँ, और वो फिर उन्होंने अंजाम दिया, अच्छे उस्तादों का साथ मिला और फिर बात आगे बढ़ी। तौसीफ़ साहब, आपके वालिद जो हैं वो बहुत उर्दू के बहुत अहम और उम्दा शायर हैं, और जाहिर है आपके यहाँ जो उर्दू में अहम लिखने वाले लोग हैं उनका आना जाना आपके घर में रहा होगा। तो वहाँ से कुछ आपको लगा कि शायरी नहीं, आप शायरी भी कर सकते थे, और फिर आप सिंगिंग की तरफ आ गए? जी, ऐसा है कि ये जो आर्ट फॉर्म्स हैं, चाहे वो शायरी हो, गायकी हो या पेंटिंग हो, ये खुदा की देन है। ये या तो आपके इंस्टिंक्ट्स में होंगे या नहीं होंगे। आप शायर बनाए नहीं जा सकते, आप बन के आते हैं। इसी तरह से आप कंपोज़र भी नहीं बन सकते, या आप सिंगर बन नहीं सकते। आपको अल्लाह की देन होती है, फिर उसको आप तराशे जाते हैं, आपके उस्ताद आपको तराशते हैं, आपको रियाज़ करना। तो वो शायरी के इंस्टिंक्ट्स मेरे अंदर सुनने के और परखने के हैं, तो इंस्टिंक्ट्स मेरे अंदर गाने के हैं। तो इसलिए शायरी मैं पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ, और मैं पढ़ता भी हूँ, और मेरी संगत अच्छे शौरा हज़रात के साथ रहती है। मगर जो अंदर से जो गुण अल्लाह ताला ने मुझे दिया वो एक सिंगर का था, तो रुझान उस तरफ हो गया। जी, तौसीफ़ साहब, हमने ये अक्सर जब आपको हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि आप बहुत चूज़ी हैं कलाम के हवाले से, कि कलाम का इंतखाब जो है वो आप बहुत सोच समझ के करते हैं। जी 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 देखिए, ऐसा है कि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, उस फैमिली पे ये ओनस है कि हम अच्छी शायरी को प्रमोट करें। चूँकि मेरे फादर का ताल्लुक़ रहा है इस फ्रेटर्निटी से कि अच्छे शायरों के साथ उठना बैठना, तो एक ज़िम्मेदारी मुझ पर आ गई कि मैं अच्छी शायरी को सिलेक्ट करूं, और इसमें मेरे फादर का बड़ा ताउन है कि वो शायरी उस तरह की सिलेक्ट वो करते हैं मेरे लिए, और फिर मैं उसको कंपोज़ करता हूं। और हम ये कोशिश करते हैं कि जो कंटेंट हम ऑडियंस को दें वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारे लिए ताली बजाएं या मोमेंटरीली उसको एंजॉय करके चले जाएं। जब वो कॉन्सर्ट से या हमारे एल्बम्स को सुनकर घर जाते हैं तो अपने साथ कुछ लेकर जाएं, ये कोशिश रहती है। जी, अच्छा, ये चीज़ें हमने आपसे पहले आपके उस्ताद जो है जगजीत सिंह जी में देखी हैं कि वो शायरी का इंतखाब जो है उनका बहुत ज़बरदस्त रहता है। आप कि वो उस्ताद भी रहे हैं, जी, आपके उस्ताद हैं, आपने काफ़ी अर्सा उनसे सीखा भी। कुछ जगजीत सिंह जी के बारे में और अपने बारे में कुछ यादें हमें आप बताना चाहेंगे? मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं कुछ 15 साल का था जब उनकी सरपरस्ती में आया मैं, और एक पूरी जर्नी आप कह सकते हैं, वो जो 8-10 साल मैं उनके पास रहा। एक्चुअली 13 साल का था मैं जब उनके पास गया, तो वो एक बहुत ही इंटेंस जर्नी थी मेरी। एक तो उनकी शख्सियत इतनी पावरफुल शख्सियत थी उनकी, तो एक तो मैं उससे मुतासिर था, उनकी हर बात से मैं मुतासिर था, और फिर उनकी आवाज़, उनके तौर तरीक़े, उनका टैलेंट, वो जिस तरह से अपने काम को देखते थे। तो मैंने, आप ये कह सकते हैं कि एक बैंक जैसे अकाउंट खाली था, और उसमें धीरे धीरे वो नॉलेज की दौलत जो है वो भरती चली गई, और 1-to-1 तालीम से ज़्यादा ऐसा हुआ कि उनके साथ रह के उनको ऑब्ज़र्व करने से मैंने बहुत सीखा। और वो बड़े फोकस्ड आर्टिस्ट थे, बहुत बाकमाल कंपोज़र थे, गज़लों को समझकर और शायरी बहुत सोच समझकर सिलेक्ट करते थे वो। तो ये सारी चीज़ें, उनको रिकॉर्डिंग की नॉलेज, गज़ल को कंटेम्प्रेरी करना,
और इतना भी उसको हल्का नहीं करना कि गज़ल गज़ल ना रहे। तो गज़ल की अपनी जो उसका जो स्टैंडर्ड है उसको रखते हुए उन्होंने काम किया, और ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि मेरे जहन के पर्दों पर वो छाप लग चुकी है उन चीज़ों की, क्योंकि बड़ी छोटी उम्र में मैंने ये देखा। जी जी जी। और तौसीफ साहब, एक चीज़ मैं जानना ये चाहूँगा कि हम जैसे जो गज़ल के आशिक हैं, गज़ल को सुनना चाहते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर से, पाकिस्तान में तो कहते हैं लोग, हिंदुस्तान में ख़ास तौर से वो ये समझते हैं कि जगजीत सिंह के बाद एक वैक्यूम है अच्छी शायरी। जगजीत सिंह जी का कमाल ये था कि वो गाते ही नहीं थे बल्कि अच्छी शायरी भी इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल। वो एक वैक्यूम हमें महसूस होता है। तो हमें लगता है कि चूँकि आप उनके शागिर्द भी हैं, आपके वालिद भी शायर हैं, और आपकी जो चीज़ें हमने सुनी हैं, तो हमें लगता है कि वो वैक्यूम जो है वो कुछ कम होगा, हम लोगों को अच्छी शायरी सुनने को मिलेगी। इंशाल्लाह मैं पूरी मेरी कोशिश है कि जो स्टैंडर्ड उन्होंने एक सेट कर दिया जगजीत जी ने, मैं उसी उनके नक्शे कदम पर चलूँ, और जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैं सबके सामने मैं रख रहा हूँ। और मुझे बहुत मोहब्बतें हासिल हो रही हैं लोगों की। पिछले 4 बरसों में जो मैंने कॉन्सर्ट्स किए हैं, तकरीबन जितने मेरे सीनियर्स हैं उनके साथ मैंने स्टेज शेयर किया, और ऑडियंस भी अभी जो कल मेरा कॉन्सर्ट था स्ट्रीट फूड में, आप हैरान होंगे कि बस भर के लोग, कोई रोहतक से कुछ 60-70 लोग आए, लखनऊ से लोग डायरेक्टली ड्राइव करके स्ट्रीट फूड पहुँचे हैं, जयपुर से आए हैं, चंडीगढ़ से आए। तो ये एक बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि जो एक लेगेसी है इतनी बड़ी। देखिए, जहाँ तक बात वैक्यूम की है, वो तो मेरे ख्याल से हमेशा रहेगी, क्योंकि वो अपनी जगह खाली छोड़ गए हैं और उस जगह को वैसे ही रहने देना चाहिए। उनकी अपनी जगह, मेहदी साहब की अपनी जगह। तो ये हमारे पिलर्स हैं गज़ल के, और एक जब मकान बनता है तो उसमें फाउंडेशन भी है, पिलर भी है, मगर हम ये भी ना भूलें कि उसमें दीवारों की भी ज़रूरत है, उसमें रोशनदान की भी ज़रूरत है, उसमें खूबसूरत शैंडलियर की भी ज़रूरत है। तो हम जितने भी नए पीढ़ी के गज़ल फ़नकार हैं, उनकी कोशिश होना चाहिए कि भाई हम पिलर को ना हिलाएं, उसको रहने दें, वो हमारी स्ट्रेंथ है, और हम उस मकान की किसी कोने में खूबसूरत सी कोई रोशनदान या एक शैंडलियर बन के हम लग जाएं, और उसमें भी हमें उतना प्यार मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। ऑडियंस बहुत प्यार करती है उसमें। तौसीफ साहब, गज़ल से फिल्म का सफ़र जी वो किस तरह का रहा? और मेरे ख्याल से 10-12 साल आपने फिल्म को दिए, नदीम शर्मन जी से आपके बहुत करीबी मरासिम रहे, आपने फिल्मों में कंपोज भी किया, फिल्मों में गाया भी। गज़ल से फिल्म और फिल्म से फिर गज़ल की तरफ, इस सफ़र के बारे में कुछ बताएंगे? जी, सफ़र एक्चुअली मेरी लाइफ की जितने एपिसोड्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग हैं। पहले तो गज़ल मैंने सीखी जगजीत जी से, और कुछ तकरीबन 10 साल उनसे तालीम भी मैंने हासिल की, रिकॉर्डिंग्स उनकी, और कॉन्सर्ट्स भी मैं कर रहा था उस ज़माने में। उस दौरान ऐसा हुआ कि नदीम साहब ने मुझे कहीं सुना एक महफ़िल में, और उन्होंने ऑफ़र किया कि बेटा आप गाएं हमारे लिए, हम एज ए सिंगर आपको साइन करना चाहते हैं। तो मैंने एक पहला गाना जो था, वो फिल्म हमारी रिलीज़ नहीं हुई, मैं उस कॉलेज में था, अनूप जलोटा जी उसके प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के, और उसमें एक गाना मुझे उन्होंने गवाया। और उस रिहर्सल के दौरान उनको शायद ये लगा कि मुझ में कोई कंपोज़र भी एक बसता है, कोई एक अरेंजर भी बसता है, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि क्यों नहीं आप और एल्बम्स करें, दूसरे आर्टिस्टों के, हमारी कंपनी से आप रिकॉर्ड करें। तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि जितने तमाम हमारे प्लेबैक सिंगर्स हैं, जैसे कुमार शानू हैं, उदित नारायण हैं, अलका जी हैं, उन सब के मैंने एल्बम्स किए। और उसके बाद फिर नदीम भाई ने मुझे ऑफ़र किया कि भाई आप हमें असिस्ट करें फिल्म में। तो फुल फ्लेजेड असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे मैंने एक पूरा अपना एक लाइफ का एक चंक उनके साथ जिया, और उससे जो है मेरे जहन के पर्दे और रोशन हो गए, क्योंकि फ़िल्म का जो स्पेक्ट्रम है बहुत वाइड है, वो उसमें हम सिर्फ गज़ल से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो वो मैंने तकरीबन 32 फिल्में उनके साथ की, बड़े अच्छे बैनर्स के साथ, भट्ट साहब का बैनर और दर्शन ब्रदर्स, वीना स्टेप्स, बड़े बड़े अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस मैंने उनके साथ काम किया। और 2011 में तकरीबन 14 साल बाद, जैसे कहते हैं राम का वनवास ख़त्म हुआ, गज़ल से वनवास ले चुका था मैं। और मेरे उस्ताद मोहतरम जगजीत जी से बात हुई थी सितंबर में कि मेरी ये ख्वाहिश है कि अब तुम सेटल हो, तुम गज़ल में अपनी वापसी करो। और बस उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैंने अपनी वापसी गज़ल में की, और अब 4 साल हो गए हैं उनकी दुआओं से
सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, और आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से। नहीं बिल्कुल, आपके हिंदुस्तान भर में और हिंदुस्तान से बाहर शोज़ रहते हैं, बहुत कामयाब रहते हैं, और हम भी यूट्यूब पे सुनते हैं जी जी, तो बहुत लुत्फ़ लेते हैं, बहुत मज़ा आता है। फिल्म से आप फिर गज़ल की तरफ, अब यहाँ से किस तरफ जाने का इरादा है, या यहीं आप चाहते हैं कि गज़ल? नहीं, ये मेरी मंजिल है गज़ल, इंशाल्लाह जब तक मैं ज़िंदा हूँ। ये मैं इसको अपना प्रोफेशन नहीं समझता, इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि जो स्कूल ऑफ म्यूज़िक को मैं बिलोंग करता हूँ उसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। और ना कि मैं, ये भी नहीं है कि सिर्फ मैं गाते रहूँगा, ऐसा नहीं है। मैं चाहूँगा कि मेरे बाद की जो पीढ़ी है उनको भी मैं तैयार करूँ। और जो एक इतनी ब्यूटीफुल स्टाइल जगजीत जी ने गज़ल को दी, एक फॉर्मेट उन्होंने दिया है गज़ल को, जो गज़ल की प्योरिटी को भी रखता है और अपील भी करता है सुनने वालों को। उनको एक आप ट्रांसेंड कर जाते हैं एक दूसरी दुनिया में। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो उनका थॉट, स्कूल ऑफ थॉट है, वो हमेशा कायम रहे। और जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे आता है, मैं चाहूँगा कि और लोगों को भी मैं उसको शेयर करूँ, नॉलेज को बढ़ाया जाए और उसको सस्टेन किया जाए। जी, पाकिस्तान में जब हम नज़र उठाते हैं, मेहदी हसन साहब जिनका इंतकाल हो गया है, उसके बाद एक लंबा सिलसिला है जिसमें ग़ुलाम अली हैं और बहुत सारे अहम गज़ल गायक मौजूद हैं। हमारे यहाँ जो गज़ल गाने वाले लोग हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं जी, लेकिन उनको उस कदर उस तरह पजीराई नहीं मिल पाती है। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि आपने कहावत सुनी होगी, द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। और एक और कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ वैसे पाकिस्तान में भी फिनोमिनल टैलेंट्स हैं, हम उनके बहुत फैंस हैं। मैं खुद फ़ैन हूँ अमानत अली खां साहब, उन्होंने भी बहुत खूबसूरत गाया गज़लों को। ग़ुलाम अली खां साहब, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, बहुत हमारी गज़ल की इस वक्त सरपरस्ती कर रहे हैं, वो उस्तादों में उनकी गिनती है। हमारे हिंदुस्तान में माशाल्लाह एक्चुअली इस वक्त गज़ल हिंदुस्तान में ज़िंदा है। बिल्कुल, अगर आप नज़र डालें तो आपको बहुत अच्छे सीनियर्स से लेके जूनियर्स तक आर्टिस्ट मिलेंगे। पाकिस्तान में हमें सीनियर्स तो दिखते हैं, जूनियर्स की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मगर आप अगर यहाँ देखें तो माशाल्लाह हमारे सीनियर्स वो आज भी काम कर रहे हैं, उनको आज भी मोहब्बतें मिल रही हैं। कल जो हमारा कॉन्सर्ट था, मैंने हमारे अशोक खुसला भाई साहब के साथ, जो मेरे सीनियर हैं और बाकमाल आर्टिस्ट हैं, तो उनके साथ मैंने परफॉर्म किया। हमारे यहाँ पंकज जी, भूपेंद्र जी, हरिहरन भाई, तलत भाई, अहमद हुसैन मोहम्मद, आप फहरिस्त बड़ी तवील है और बड़ी खूबसूरत फहरिस्त है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारी ऑडियंस उनको, ये भी एक बात हो सकती है कि चॉइस इतनी ज़्यादा है कि ये करें कि वो करें, ऐसा करें वैसा करें, तो वो चॉइस भी बहुत ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान में लिमिटेड चॉइस है आर्टिस्टों की। सो और हिंदुस्तान की तो ये हिस्ट्री रही है कि जब हमारे पाकिस्तान से, चाहे वो शौरा हों या सिंगर्स हों, उनको सर आंखों पे हमेशा बिठाते हैं। लेकिन तौसीफ जी, इसके बरक्स बिल्कुल पाकिस्तान का मामला है जी। आपको नहीं लगता कि जितनी शोहरत इन लोगों को हिंदुस्तान आके मिलती है, बहुत नाम है उसमें, ग़ुलाम अली साहब तो खैर बहुत बड़ा नाम है ही जी, लेकिन ग़ुलाम अली के बाद भी जो फिल्मों में लोग आए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जिस कदर पजीराई शायद अगर हिंदुस्तान में नहीं होती तो नहीं मिल पाती, तो हिंदुस्तान की वजह से वो बहुत मकबूल हुए। उसका रीज़न ये है कि एक तो हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, डाइवर्सिफाइड मुल्क है हमारा, और यहाँ पे कई हलके ऐसे हैं जहाँ म्यूज़िक को इबादत की तरह देखा जाता है। आप बंगाल चले जाइए, साउथ चले जाएं, आप हमारे महाराष्ट्र आ जाइए, तो पंजाब चले जाइए, तो मेजॉरिटी जो हमारे यहाँ है वो म्यूज़िक लवर्स हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो म्यूज़िक इंडस्ट्री वो बहुत पावरफुल है, उसका जो एक्सपोजर है वो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी है फिल्म इंडस्ट्री, बट एज़ फ्लरिश्ड नहीं है। तो ज़्यादातर जो फ़नकार वहाँ से आए वो हमारी फिल्मों में भी उनको एम्बाइब किया गया, और उस वजह से एक बहुत फिल्मों का जो म्यूज़िक है हमारा वो वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। आप कहीं भी चले जाएं, वो बॉर्डर्स को नहीं मानता। हमारा जो म्यूज़िक का जो कल्चर है वो बॉर्डर्स को बिल्कुल ओवरसी करता है, तो इसलिए हमारे यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, दुनिया के कई आर्टिस्ट आते हैं यहाँ पर, वो सिर्फ ये कि फोकस उन पे नहीं होता मीडिया का, मगर हिंदुस्तान में बेहतरीन फ़नकार दुनिया भर से आते हैं और हर तरह का म्यूज़िक यहाँ होता है।
दैट इज बिकॉज द डाइवर्सिफाइड कल्चर ऑफ इंडिया। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे दुनिया भर से मौसीकार यहाँ आते हैं या गज़ल गायक आते हैं, लेकिन दुनिया भर में आप भी जाते हैं जी, तो जो पजीराई आपको दुनिया भर में मिलती है, हाँ, उस तरह की हमारे यहाँ गाने वालों को पाकिस्तान में नहीं मिलती। मैं अभी तक पाकिस्तान गया नहीं हूँ, तो मैं और नहीं, मगर मुझे जैसे फनकार को पाकिस्तान नहीं, मुझे बहुत दावतें आई हैं, मैं इसको झूठ नहीं बोलूँगा और ना मैं इसको छुपाऊँगा, मुझे दावतें बहुत आई हैं इस्लामाबाद से, कराची से, और मेरे बहुत फैंस हैं वहाँ पे। मुझे मेरे यूके के जितने कॉन्सर्ट्स हुए हैं आज तक, उसमें आप यकीन मानिए कि 50% ऑडियंस इज़ पाकिस्तानी ऑडियंस। वो बहुत प्यार देते हैं और मैं जब स्टेज पे बैठता हूँ तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है ये पहचानना कि इसमें से हमारा हिंदुस्तानी भाई कौन है या बांग्लादेश से कौन है। सब बेसिकली है तो एक ही। तो मैं पाकिस्तान गया नहीं और मुझे पता है कि जब मैं जाऊँगा तो प्यार ज़रूर मिलेगा। बट बात यह है कि चूँकि हमारा मुल्क थोड़ा सा बड़ा है तो हमारा दिल भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। हाँ, और है भी, और दिल बड़ा है हमारा माशाल्लाह। नई एल्बम कोई आ रही है आपकी? जी, अभी एक एल्बम मेरी रिलीज़ हुई है इश्क करो के नाम से, और अगली एल्बम जो अभी रिलीज़ हो चुकी है एक्चुअली कुछ दिन पहले, वो गज़ल को एक नए प्लेटफॉर्म पे लेके जा रही है जिसका नाम है गज़ल आओ। ये एल्बम जो है वो गज़ल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि वेल्श फोक म्यूज़िक को और वहाँ की वेल्श फोक शायरी को गज़लों से मिलाकर पेश किया गया है। तो वहाँ की एक फ़नकारा हैं ग्विनेथ ग्लिन, वो मेरे साथ वेल्श फोक गाती हैं और मैं अपनी गज़लें गाता हूँ, और वो सेम कॉन्टेक्स्ट की जो शायरी है उसको हम ब्लेंड करते हैं और उसको पेश करते हैं। जी, ये तो बहुत कमाल हो जाएगा। और इस वक्त वो एल्बम जो गज़ल हमारा है, अल्लाह के करम से ये हुआ है कि यूके चार्ट्स में, अमेज़न यूके के जो वर्ल्ड म्यूज़िक चार्ट्स है उसमें 5th नंबर पर वो आ चुका है, एंड इट हैज़ बीन गिवन 5 stars and 4 stars बाय ऑल लीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड टैबलॉइड्स ऑफ यूके। मतलब गज़ल को आप एक बड़े उस प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं देखिए, ऐसे कि गज़ल को हमने बिकॉज ऑफ द प्योरेस्ट कि नहीं, गज़ल हो तो ऐसी हो, शायरी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, मगर अंदाज़े बयां कुछ भी हो सकता है, उस पर कोई नॉर्म या उस पर कोई ऐसी मोहर नहीं है कि आप ऐसे पेश नहीं कर सकते। शायरी से खिलवाड़ नहीं हो और गज़ल को आप अपने अंदाज में जैसे पेश करना चाहें, आई थिंक इतनी लिबर्टी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो सिर्फ जी बस अब इंटरव्यू हम ख़त्म करते हैं, हम चाहेंगे कि आप कुछ गुनगुना दें और उसी पे हमारा इंटरव्यू जो है वो खत्म। मैं एक कल मैंने नई गज़ल बड़ी मकबूल है अहमद फराज साहब की, और पहली बार कल मैंने पेश की श्रीफोर्ड में, लोगों ने बहुत पसंद किया, तो वो मैं उसका मतलब आपको सुना देता हूँ। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है लोग उसे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने। थैंक यू।